के अंदर धैर्यता खत्म हो जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, करोड़पति बनने के हमें सपने देखने हैं तो आरा टेढ़ा आदमी, इधर उधर का आदमी भी हमें गुमराह कर देगा। आपको लगातार लोअर सर्किट देखने को लगा रहा है। क्या ये जो 3 से 4 दिन से आपको GTL इंफ्रा लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, से भी बड़ा सख्त है और वो देख रहा है भैया कौन कौन ग्रुप बनाकर कौन कौन किसी को सेल और इस चीज़ के टारगेट दिया जा रहा है, कौन कौन अलग अलग तरीकों है। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि RBI द्वारा इरडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि 2024 में मोदी सरकार भारत की हरित ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं में अपनी जो उनकी पहल थी, आप अपने द्वारा कुछ चीज़ें नहीं करोगे, कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी। थोड़ा प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो वो मायने नहीं है, मायने ये है कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, है ना। नहीं तो कई रणनीतियाँ अपनाकर भी लोग प्रॉफिट में नहीं आते, पैसा गवा। सबके सब जो नए लोग हैं पैसा कमाने की चीज़ों के साथ पैसा अपना गवा रहे हैं और उल्टे सीधे जो भी वो काम कर रहे हैं ट्रेड। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा पावर की, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, बात करेंगे इरडा की और बात करेंगे बजट की, क्योंकि बजट आपको पता है कि जल्दी आने वाला है और उसकी रूपरेखा में हम सब बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल मैंने आपके लिए कोल इंडिया के ऊपर, यानी कि कोल इंडिया के वर्क के ऊपर जो चीज़ें बताई थी, न्यूज़ समझाई थी कि कोयले से गैस बनाने वाली चीज़ें, यानी कि गैसीकरण बनाने वाली चीज़ों के लिए मुहूर्त का एक रूपरेखा की तैयार जो कर लिया है कोल इंडिया ने कर लिया है और वो भेल के साथ किया है, जिसके तहत कोल इंडिया की हिस्सेदारी 51% और जो उद्यम उन्होंने नया बनाया है और 49% उसके अंदर भेल की हैं। तो ये वो रणनीतियाँ होती हैं जिसके अंदर आगे जाकर ये दोनों कंपनी मिलकर उस चीज़ पर वर्क करेंगी जो दशकों से मंत्रालयों में खींचातानी का एक विषय बना हुआ था ना। तो उसकी एक रूपरेखा की चीज़ें हो चुकी हैं। ये आगे आगे जब गैसीकरण में वर्क होगा तो बेनिफिट इससे कंपनियों को होगा और उसके अंदर आपकी विशेषताएं आपको खुद ब खुद देख लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा और समझाऊं कि जब भी कंपनी कोई अपने बारे में बताती है या अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करती है या ख़राब करती है तो उससे ही उस कंपनी की रणनीतियां हमें अपने आप आएगी। बल्कि कोई भी आपको जो उलझा देता है उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना। मैं आपको बता दूं, जितनी भी मार्केट में तेज़ी है, गिरावट है, सब उतार चढ़ाव जो भी हैं वो सारी रणनीतियों के अनुसार हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो 2020 के बाद अपनी नौकरी गंवा कर या शेयर मार्केट में अच्छी चीज़ें तलाश करने के लिए आए और 2020 के बाद तो डीमैट अकाउंट खुलने में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, मतलब काफ़ी खुले हैं अकाउंट। तो सबके सब ये सोचते हैं यहाँ से अपनी सैलरी निकाल लूँ। तो सबके सब जो नए लोग हैं पैसा कमाने की चीज़ों के साथ पैसा अपना गंवा रहे हैं और उल्टे सीधे जो भी वो काम कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक बचकाना तौर पर वर्क हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा हमको अलग ढंग से चीज़ों को समझना है कि अगर हमने किसी भी शेयर या किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर दी तो वो हमारे लिए आगे जाकर घातक भी साबित हो सकती है। इसलिए हमें समझकर चलना है। और उसके ऊपर फिर हमारे विजय केडिया साहब ने और ये समझाया कि उनका कोई नया पैसा अगर उनके पास होता तो वो इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ों के साथ फ़िलहाल की चीज़ों के देख कर नहीं है, तो वो भी हमें समझकर चलना है। तो चारों तरफ आपको देखो, मार्केट भी हाई में है, हर एक चीज़ें होने वाली हैं, तो वो सारी ऑब्जर्व आपको खुद ब खुद करना है और किसी की नीतियों के अनुसार शेयरों को खरीदना बेचने वाला काम बिल्कुल ना करें, है ना। तो वो सारी रणनीति आपको अपने द्वारा ही करनी पड़ेगी और वो जब तक आप अपने द्वारा कुछ चीज़ें नहीं करोगे कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी। थोड़ा प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो वो मायने नहीं है, मायने ये है कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, है ना। नहीं तो कई रणनीतियाँ अपनाकर भी लोग प्रॉफिट में नहीं आते हैं, पैसा गंवा देते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को समझने की आपके अंदर चीज़ें आनी चाहिए। देखो सर, आजकल है ना सेबी बड़ा सख्त है और वो देख रहा है भैया कौन कौन ग्रुप बनाकर कौन कौन किसी को सेल और इस चीज़ के टारगेट दिया जा रहा है, कौन कौन अलग अलग तरीक़ों से
फीस लेकर वर्क करता जा रहा है, कौन कौन अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करता जा रहा है। तो सेबी इसके अंदर बड़ी उत्सुकता से अब ये देख रहा है, मैं आपको बता दूं। इसलिए हमें अपने आप ये समझना है कि हमें किसी की टारगेट में, किसी के झांसे में, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करके, किसी के फीस देकर कुछ उससे निकलवाना या उससे कुछ अलग तरीके से वो आपको डेली आपको ग्रुप बनाकर कुछ चीज़ें बताना, ये भी मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो शेयर मार्केट में होती है बिना समझ के नहीं होती, और जो भी आपको इस तरीके से टारगेट में उलझा रहा है भैया थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि वहाँ फिर नुकसान फिर आपका ही होगा। इसलिए किसी की भी रणनीतियों में शेयरों को ख़रीदना नहीं है। इसलिए मैं तो सर आपको शुरू से, जब से मेरा एक चैनल बना है, चाहे ये हो या सार्थक बाज़ार से हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, मैंने हमेशा आपको चीज़ें समझाने के लिए ही करी है। ONGC का वर्क समझाने के लिए करा है, LNG का जो आयात ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है वो भी मैंने समझाने के लिए करा है। यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो, सारी प्रतिक्रिया मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए और न्यूज बेस आपको साइकोलॉजी समझाने के लिए चैनल का निर्माण किया है, और वो अधिकतर लोगों को पसंद आ रहा है। और वही निर्माण करता है आपके चीज़ों के लिए। जब तक कि आप कुछ चीज़ों को समझकर वर्क करते जा रहे हो तब तक आपको उसके बारे में पता है, और जब जब आप किसी के कहने पर शेयरों को लेकर उसके अनुसार खरीदना बेचना कर रहे हो तो वहाँ पर आप उलझनों के तहत हो, क्योंकि आपने अपना वहाँ दिमाग नहीं लगाया। इसलिए जो मेरे से व्हाट्सअप में इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं व्हाट्सअप में किसी भी कमेंट का जवाब इस तरीके से नहीं देता कि आपको ये खरीदना है वो बेचना है। जो लोग मुझे बार बार कमेंट करके कह रहे हैं मेरा पोर्टफोलियो देख लो, वो कर लो, मैं क्यों देखूँगा किसी का पोर्टफोलियो? समझ रहे हो? कोई भी इस तरीके से व्हाट्सअप में मुझे ये चीज़ें ना भेजे, और मैं इस चीज़ नहीं करता। और मेरे पास आते हैं इस चीज़ की चीज़ें, लेकिन मैं जब करता ही नहीं। मेरा मकसद है रात के टाइम जो न्यूज़ निकल कर आती है उसको इकट्ठा करना और वो आपको न्यूज़ बताना, बस मेरा यहाँ तक का वर्क है। और वो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है। तो आइंदा से कोई भी व्यक्ति खरीदने बेचने वाली चीज़ें आप कमेंट में भी पूछते हो वो ना करें प्लीज़, है ना, कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्या कर लूँ। मैं आपको काम समझाने आ रहा हूँ, और काम आपको समझकर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखो, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर आ गई कि RBI की मंजूरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल गई। अब वो कंपनी NBFC से, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से, अब वो CIC यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में उसको मंजूरी मिल गई है। ये RBI वाली न्यूज़ थी, फिर भी शेयर के अंदर वो तेज़ी आपको देखने को भी नहीं मिली है। लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इससे कंपनियों में परिचालन में लचीलापन प्राप्त होता है, और इससे ग्रुप के प्रत्येक कंपनी को वित्तीय और परिचालन को परिभाषित करने के लिए मदद मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा काम जो है जियो फाइनेंस सर्विसेज के लिए होगा। देखो सर, मैंने आपको पहले बताया था कि जब अपने कंपनी से अलग इन्होंने ये नया उद्यम जो बनाया है, ये जॉइंट वेंचर के साथ बनाया है, जिसके अंदर ब्लैक रॉक और आपका मुकेश अंबानी जी की चीज़ें हैं। तो यानी कि ये बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं इस चीज़ के लिए अपनी चीज़ों को और आगे करा, जिससे वो अपने में सुधार कर सकते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी जी की चीज़ों को समझें तो उनके कितने सारे बिजनेस आते हैं, है ना, देखने को आपको मिल जाता हो हर जगह। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और अगर इसको बजाज फाइनेंस को टक्कर देनी है तो ये अपने में ऐसे ही बदलाव करते 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 अपने को बहुत अच्छा करके जाएगी, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो ये CIC तब्दील करने की एक मंजूरी मिल गई है, ये इसके लिए बेस्ट वर्क होता जा रहा है। देखो बजट आने वाला है, और बजट से पहले एक न्यूज़ देखने को मुझे जो मिली है उसके अंदर चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और बजट के चीज़ों के अनुसार समझकर, मुद्दों के अनुसार चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं, और वो प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ उनके विचारों को, आर्थिक वृद्धि किस तरीके से हमारे देश में होगी, उनके विचारों को सुन रहे हैं, और उसके अंदर वो अमल करने की चीज़ों के साथ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया के X में पोस्ट किया कि उन्होंने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ
बातचीत में देश की वृद्धि, आर्थिक वृद्धि के लिए मुद्दों पर बातचीत की। तो ये भी एक आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर एक रूपरेखा जो तैयार है बजट के लिए की जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री जी को अर्थशास्त्रियों ने कई सुझाव दिए जिसके अंदर वैश्विक स्तर पर मूल्य श्रृंखला बनाए रखना और कृषि के लिए शोध एवं विकास बजट बढ़ाने के मुद्दे भी शामिल हैं, यानी कि कृषि की चीज़ें भी होंगी। देखो सर, यहाँ आपको समझना है कि जब इस तरीके की बातचीत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और वो तो बजट के तरीकों के लिए है, काफ़ी लोगों को समझना है कि ये बजट काफ़ी अहम है, क्योंकि ये पूर्ण बजट हमारे सामने पेश होने वाला है। और ये जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक हो रही है, ये कहीं ना कहीं देश की वृद्धि के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ चीज़ों की आपस में बातचीत करने वाली चीज़ें हैं। पर ये हमारे सामने कब निकल कर आएगी? बजट के दिन आएगी। तो अभी बजट के दिन होने में कम से कम 11 से 12 दिन हमारे पास अभी हैं। तो उससे पहले मार्केट में कई उतार चढ़ाव आपको देखने को भी मिल सकते हैं, ये आप समझ कर चलना। एक चीज़ आपको और समझना है कि बजट आने की चीज़ें आपके सामने हैं। और एक हफ्ते पहले एक मैंने न्यूज़ देखी जिसके अंदर कुछ जो विशेषज्ञ होते हैं, बाज़ार के उद्योगों के विशेषज्ञ होते हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं कि बजट के अंदर, बजट 2024 में मोदी सरकार भारत की हरित ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं में अपनी जो उनकी पहल थी उसको वो कायम रख सकती है। यानी कि बजट में कुछ नवकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ निकल सकता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ अपने अपने अनुसार चीज़ें हमें बता रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नवकरणीय ऊर्जा की तरफ जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी वो हरित ऊर्जा के लिए बेस्ट होंगी। लक्ष्य हमारे 2030 के हरित ऊर्जा पे करीब 500 गीगावाट के हैं। वो भी चीज़ों को आपको समझना है। तो अब हमारे पास करीब 5 साल जो बचे हैं 2030 के लक्ष्य के लिए। तो इस बजट में जो विश्लेषक कह रहे हैं कि भैया कुछ चीज़ हरित ऊर्जा के लिए हो सकती है। अब आप बातों को समझना कि इरड़ा के अंदर जो आपको इतनी तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्या ये जो बजट के अंदर हरित ऊर्जा की चीज़ें हो सकती हैं, बजट के लिए आ सकती हैं, क्या ये उसका एक कारण भी हो सकता है? देखो तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि आरबीआई द्वारा इरड़ा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये जिस तरीके से हरित ऊर्जा के लिए परियोजना या नई परियोजना के लिए अपनी वित्तीय सेवा प्रदान करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक एनबीएफसी कंपनी है जो हरित ऊर्जा के लिए ही लोन देती रहती है। बीच में आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर देश 500 गीगावाट के लक्ष्य के लिए आगे जाएगा तो क्या इरड़ा के पास वो चीज़ें नहीं आएंगी कि भैया ये भी फिर कई कंपनियों को लोन देकर इस तरीके से वित्तीय सेवा प्रदान कर कर अपनी चीज़ों को अच्छा कर सके। मुझे एक महत्वपूर्ण कारण ये लग रहा है कि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हमारे बढ़ते कदम होंगे तो वहाँ इरड़ा को फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अगर रेलवे के फाइनेंस करता कौन सा शेयर है, वो IRFC है। और नवकरणीय ऊर्जा के लिए अगर इस तरीके से ये लोन प्रोवाइड करता है, और देश किस चीज़ के लिए बढ़ रहा है? नवकरणीय ऊर्जा के लिए। और वो कब होगा? जब नई नई निविदाएँ निकलेंगी, नई नई चीज़ों का गठन होगा और वहाँ पैसों की आवश्यकता होती है, तो उस कार्य के लिए ये वर्क करता है। ये आपको समझ कर चलना। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी इसके अंदर न्यूज़ निकल कर आया कि FIs ने अपनी होल्डिंग जून 2024 में बढ़ा ली है। प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 75% है, FIs कंपनी के अंदर करीब 2.70% है, जो इससे पहले करीब 1.36% है। तो ये भी आपको समझना है कि FIs की होल्डिंग इरड़ा में बढ़ती जा रही है। तो ये एक कारण इसके अंदर तेज़ी का महत्वपूर्ण तरीक़ों से लग रहा है। दूसरा नंबर जो क्वार्टर 1 के आएंगे, जो पहले अनुमानित हो जाते हैं भैया कैसे नंबर आएंगे, तो वहाँ पर भी नंबर जो है आय में वृद्धि, दूसरा प्रॉफिट में वृद्धि होती है, यानी सेल्स में वृद्धि, और दूसरा प्रॉफिट में साल दर साल 25% की वृद्धि प्रॉफिट में होती हुई अनुमानित किया जा रहा है। तो ये भी एक कारण इसके अंदर तेज़ी का लगता जा रहा है। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको और समझाऊं कि नवकरणीय ऊर्जा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नवकरणीय ऊर्जा अगर इतना महत्वपूर्ण आपको नहीं लगता तो आप इसके अंदर या मैं इसके अंदर गलत साबित हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ONGC ने जो 2 लाख करोड़ की अपने निवेश की स्थिति हमें 2030, 2035 और 2038 की बताई है, वो किस लिए बताई है? नवकरणीय ऊर्जा के तहत स्रोतों को यूज करने के लिए चीज़ें की हैं।
क्यों इतनी बड़ी कंपनी नवकरणीय ऊर्जा के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित कर रही है। एनटीपीसी भी अपनी नई कंपनी जो हरित ऊर्जा पे होगी उसका आईपीओ लाने की चीज़ों के साथ आ रही है। और अन्य ऐसी कंपनी, कोल इंडिया देख लो, वो भी अपनी स्थितियां नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ा रही है, और अन्य प्राइवेट कंपनी भी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी स्थितियों को बढ़ा रही हैं। वहाँ हर एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि स्थितियां अब नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो जल में हो, हाइड्रोजन में हो, एलएनजी में हो, पवन में हो, सौर में हो। इन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये गहरी चीज़ है कि नवकरणीय ऊर्जा के लिए अगर बजट में कुछ आया तो वहाँ उससे फ़ायदा इरडा को या अलग अलग कंपनियों को भी हो सकता है। इस तरीके से हम चीज़ें सोच रहे हैं ना भैया। लेने वाली चीज़ें और बेचने वाली चीज़ें मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप समझ कर चलना। मैं वो बता रहा हूँ कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बजट के लिए हो रही है। बजट के मुद्दे आपको कंटिन्यू अलग अलग तरीक़ों से आगे भी देखने को मिलेंगे। मकसद सबका बजट की चीज़ों के साथ है कि भैया कौन से सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो उन जो बीती न्यूज़ चली गई है उसके ऊपर हमने ये चीज़ें आपको समझाई है कि भारत सरकार क्या हरित ऊर्जा की महत्वाकांक्षी चीज़ों को फिर से पहल करने की चीज़ों के साथ इस बजट में उतरेगा। तो ये एक रणनीतियाँ हैं और इधर इधर आपको भागते हुए भी देखने को मिल रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको शेयरों के अंदर बने रहना है या किसी भी शेयरों को लेना है तो सबसे पहले वो चीज़ें समझो कि वो वर्क क्या करता है, वो किस चीज़ के लिए आगे की दृष्टि हमें दिखा रहा है। तब वो हमें चीज़ें समझ में आएगी, हाँ हमने कुछ अच्छी चीज़ों के अंदर ही अपनी चीज़ें करी हैं। अब ये नहीं कि हमने किसी को चीज़ को समझा नहीं और फिर हम उसको सिर्फ तेज़ी के अनुसार लें। तेज़ी वाले शेयरों से बहुत डर लगता है, जो लगातार शेयर तेज़ी दिखाते हैं ना। तो कभी भी एक तो तेज़ी और कभी भी किसी के टारगेट में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो सर, जो कंपनी अपने विस्तार की योजना हमें बताती है, एक तो वो होती है कि जो आगे की योजना हमें बता रही है, और एक कंपनी वो होती है कि उसने जो पिछला वर्क हम कर दिया उसके बारे में वो कंपनी हमें बताती है। उन्हीं कंपनियों में एक कंपनी का नाम है टाटा पावर, जो टाटा ग्रुप का ही एक शेयर है, जो आपको पता ही है कि एक अच्छा खासा इसके पास वर्क है। और चार्जिंग स्टेशन हो गया या आपका डिस्कॉम के तहत बिजली वितरण करना हो गया, वो सारी रणनीतियाँ टाटा पावर के साथ लगती जा रही है। टाटा पावर ने एक चीज़ हमारे सामने रखी है और वो आ रही है उड़ीसा से। पिछले 3 से 4 साल के अंदर टाटा पावर ने इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क का अपग्रेड करने के लिए उड़ीसा में 4,245 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कि कंपनी ने 3 से 4 वर्षों में उड़ीसा में 4,245 करोड़ का चीज़ें कर दी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज़ों के साथ हो, चाहे वो अपनी नेटवर्क अपग्रेड के साथ हो। और इसको इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि जो भी वर्क उड़ीसा में टाटा पावर करता है तो वो ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उद्यम है किसके, उड़ीसा सरकार के साथ। तो उड़ीसा सरकार के साथ ये 4 डिस्कॉम का संचालन करता है टाटा पावर, है ना, उड़ीसा सरकार के साथ। और इसके टाटा पावर संयुक्त में करीब 9 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। तो यही वो कारण है कि इतना ज़्यादा इसके पास कस्टमर है उड़ीसा में, और कंपनी ने अपने 4,245 करोड़ की चीज़ें भी हमें समझा दी। तो यहाँ पे कंपनी मजबूत है। देखो तो हर एक न्यूज़ को आप समझते जाओ। अगर जियो फाइनेंस सर्विसेज NBFC से CIC में तब्दील होने की उसे अनुमति मिली तो वहाँ पर भी कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी अपनी अलग अलग तरीक़ों से इस चीज़ों को भुनाएगी। दूसरा, अगर टाटा पावर अपनी चीज़ों में इतना पैसा लगा रहा है तो वो उड़ीसा के अंदर इसने वो काम कर दिया जहाँ ये 4 डिस्कॉम का संचालन करती है ज्वाइंट वेंचर में, क्योंकि चारों के चारों में उड़ीसा सरकार भी सम्मिलित है। और ये अपने विस्तार को बढ़ाने वाली चीज़ें इसको बेनिफिट ही करके जाएगी। तो ये क्या स्थितियाँ दिखाती है कि भैया हम शेयरों के अंदर अगर हैं तो होल्ड कर सकते हैं आगे के लिए। उन रणनीतियों को आपको समझकर चलना है। देखो सर, थोड़ा सा आपको और मैं चीज़ें समझा दूं कि अगर आपकी दिशा सिर्फ अच्छे शेयरों की तरफ होंगी तो उसके फिर काम भी समझने हैं आपको। GTL इंफ्रा आपको लगातार लोअर सर्किट देखने को लगा रहा है।
क्या ये जो 3 से 4 दिन से आपको GTL इंफ्रा लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, क्या अब भी आपको लगता है कि मैं इससे करोड़पति बन जाऊंगा? पर हमें कब लगा था? जब ये अपर सर्किट लगा रहा था, जब ये हल्के हल्के अपर सर्किट लगा रहा था तो हम ही खुश हो रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि भैया अब इसका अपर सर्किट टूटेगा नहीं। और अब ये लोअर सर्किट में है तो अब ये क्या लग रहा है? हम फंस गए। मार्केट में कोई भी आपको फंसा नहीं सकता जब तक कि आपके अंदर लालच ना हो। जिस दिन हमारे अंदर लालच आ गया, हमें कोई भी फंसा सकता है। फिर ये दिमाग में डाल लेना कि जिस दिन हमारे अंदर धैर्यता ख़त्म हो जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, करोड़पति बनने के हमें सपने देखने हैं, तो आरा टेढ़ा आदमी, इधर उधर का आदमी भी हमें गुमराह कर देगा और हमें कहीं ना कहीं फंसा देगा। जितनी भी कॉल आपके पास आती है कि ये ट्रेड ले लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सबको फ़ोन करते हैं, पर जो उनको बकरा फंस जाता है वहाँ से उसे वो काट देते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना है चीज़ों के साथ। हमें क्या चीज़ अच्छी कर सकती है उस पर आपको बहना है। जितना ज़्यादा आप एनालाइज शेयर मार्केट में करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी वृद्धि होती जाएगी और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज की वीडियो से आपको क्या चीज़ें समझ में आई, एक बार मुझे बताना, क्योंकि बजट की तैयारी में बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जब इस तरीके से पूर्व बजट से पहले ये चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक विस्तार की चीज़ें, देश की प्रगति की चीज़ों के लिए कुछ सुझाव वो सुन रहे हैं और उस पर अमल किया जाएगा। तो वो पूर्णतः क्या सुझाव हैं वो हमें बजट में पता लगेगा, तो इम्पोर्टेंट है। बीते दिनों जिस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत या बजट आना, बजट के अंदर हो सकता है, ये न्यूज थी, तो उससे भी आपको समझना है कि नवकरणीय ऊर्जा वाली कंपनियों को जब भाई कुछ चीज़ों को तो बेनिफिट मिल सकता है। जियो फाइनेंस सर्विसेज अब NBFC से CIC में तब्दील होने वाली जो अप्रूवल मिला, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। टाटा पावर ने अपने बढ़ते कदमों में जो विस्तार किया है वो उसने उड़ीसा के तहत जो बताया वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। चैनल सिर्फ शुद्ध न्यूज बेस है, गुमराह करने वाला ये चैनल नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत बता दी जाएगी और जो चीज़ अच्छी है उसके काम समझा दिए जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको किस तरीके से आगे की तरफ जाना है। गलत गलत ही होता है, अच्छा अच्छा ही होता है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।